सिद्धांत आता है उस सिद्धांत का नाम है त्रिदोष सप्तधातु त्रिमल सिद्धांत। ठीक है, आपके पास कॉपी होंगी तो लिख लो आप, त्रिदोष सप्तधातु और त्रिमल सिद्धांत। अब इसमें सबसे पहले आता है त्रिदोष। त्रिदोष, और इसमें पहला दोष है वात दोष, वायु दोष भी बोलते हैं इसको। वात को वायु एक पर्यायी शब्द भी है। वैसे वायु को बहुत सारे पर्यायी शब्द आते हैं, एक नीर भी आता है, एक अम्बु भी आता है, एक जल आता है। ठीक है, तो इसके बारे में हम आज देखेंगे। तो वायु दोष या फिर वात दोष, तो वायु क्या है? वायु, वात क्या है? सूक्ष्म है, इसलिए वो दिखता नहीं है। ठीक है, तो उसके जो गुण है, वायु के गुण, उसमें आप लिखेंगे पहला गुण है रुक्षता। ठीक है, पहले सूक्ष्मता लिखेंगे, सूक्ष्मता। पहला गुण क्या है? सूक्ष्मता। सूक्ष्मता। फिर दूसरा गुण है रुक्षता, तीसरा गुण है शीतलता, चौथा गुण है चंचलता, पांचवा है विशदता, यानी इसका अर्थ होता है अचिपचिपाहट। अचिपचिपाहट। ठीक है, अचिपचिपाहट का अर्थ होता है यानी रुक्ष, इसमें चिकनापन नहीं है, उसको बोलते हैं विषद। ठीक है, वैसे रुक्षता के माध्यम से एक तो बताइए ऊपर, सूक्ष्मता के बाद में रुक्षता आ ही गया है, लेकिन और उससे समझने के लिए अचिपचिपाहटपन ये भी बताया गया है, जिसे बोलते हैं विशदता। उसके बाद में खरत्व, बहुलता, और लास्ट गुण है शीघ्रगामित्व। शीघ्रगामित्व। तो गुणों से परिचय होता है वायु दोष का। जैसे हमारा परिचय कैसे होगा? अगर हम, ये मैं डॉक्टर हूं तो ये मेरा है ना, एक तो डॉक्टर तो ये उपाधि है, तो उपाधि से भी परिचय होता है। और मुझ में गुण है इसलिए मैं डॉक्टर बन पाया, उस तरीके के गुण है इसलिए मैं डॉक्टर बन पाया। तो उस गुणों से व्यक्ति का परिचय हो जाता है। तो ये गुण है वायु के। पहला गुण है सूक्ष्मता। सूक्ष्मता यानी बहुत ही छोटा होना या फिर अदृश्य जैसा होना। तो वायु कैसे है? अदृश्य है। अभी हम वायु को, हवा, पंखा जब चलता है तो उस हवा को हम देख पाते हैं क्या? नहीं देख पाते हैं, इसलिए उसे सूक्ष्म बोला है। नंबर 2 है रुक्ष। ठीक है, रुक्ष है ऐसे रूखापन, जैसे स्कीन में सर्दी के दिनों में है ना, ठंडी के दिनों में ये रूखापन पाया जाता है। अपन त्याला मराठीमध्ये कोरडेपणा। ठीक है, एक उसे अगर इंग्लिश में बोलना है तो ड्राइनेस। ठीक है, रुक्षता का अर्थ होता है ड्राइनेस। अगर शरीर में ड्राइनेस बढ़ा हुआ है तो समझ लेना कि वायु तत्व जो है, वायु दोष जो है वो शरीर में बढ़ गया है। तीसरा गुण है शीतलता। ठीक है, वायु कैसा होता है? नेचुरली शीतल होता है, ठंडा होता है, और ठंडी चीजों से ये बढ़ता भी है। मान लो जिसको वात की शिकायत है, मान लो जोड़ों में दर्द है, जॉइंट्स में पेन है, तो उस व्यक्ति ने अगर ठंडी चीजें खाई, बर्फ का गोला खाया या फिर आइसक्रीम खाई, तो उसके रोग में बढ़ोतरी हो जाती है, उसका रोग बढ़ जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वायु का प्राकृतिक गुण है शीतलता। मूलतः वायु शीतल होने से
शीतल पदार्थ का सेवन करने से यानी ठंडी चीजों का सेवन करने से उस व्यक्ति में वायु बढ़ जाती है, वात बढ़ जाता है। ठीक है, तो ये एक गुण है लघुता। फिर उसके बाद में लघुता। लघुता यानी हल्कापन ना। वायु जैसे कि मिट्टी जो है वो भारी होती है, लेकिन वायु उसके अगेंस्ट होता है, हल्का होता है ना। अभी वायु के भी बहुत सारे प्रकार है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन है। तो इसमें सबसे हल्का कौन सा होता है? हाइड्रोजन होता है ना। जो कि हम बलून में हाइड्रोजन को अगर भर दे तो बलून जो है ऊपर उठने लगता है, ऊपर जाने लगता है। क्यों? क्योंकि उसका जो वजन है वो बहुत ही कम होता है, यानी माइनस में होता है, इसलिए तो उड़ता है ना ऊपर। ठीक है, तो मूलतः वायु जो है वो लघु होता है। चंचलता होती है वायु में, है ना। संधियों की गति, आंखों, भौं, ठोड़ी के जोड़, ओठ, जीभ, सिर, कंधे, हाथ और टांगों में अस्थिरता होती है ना। तो चंचलता इसलिए बोला है क्योंकि जो ये मूवमेंट होती है, जॉइंट की जो मूवमेंट होती है वो किस कारण होती है? ये वायु के कारण होती है। हम आंखों को घुमा सकते हैं, पुतलियों को इधर उधर घुमा सकते हैं, किस कारण घुमा सकते हैं? वायु के कारण घुमा सकते हैं। ठीक है, तो ये क्यों होता है? क्योंकि वायु में मूल गुण है चंचलता। उसके बाद में है विशदता। तो ये रुक्षता के बराबर ही होता है, इसको हम बहुत अलग से डिफाइन नहीं कर सकते। तो विशदता, अचिपचिपाहटपन जिसमें वो रहता है वो वायु होता है। खरत्व, ये भी रुक्षता से ही करीबन पास में ही एक गुण है, खरत्व यानी खुरदरापन। इसको बोलते हैं खुरदरापन, है ना। वायु जब शरीर में बढ़ जाती है तो शरीर में खुरदरापन आ जाता है। फिर बहुलता यानी आधिक्य, है ना। बहुलता, अगर हम आकाश के बाद में अगर देखते हैं तो वायु तत्व सबसे ज्यादा व्याप्त है। उसके बाद में फिर अग्नि है, उसके बाद में जल, और सबसे कम तत्व है पृथ्वी, है ना। इतना हम रहते हैं पृथ्वी के ऊपर, तो रहने जैसे जगह जो है बहुत कम है। इसलिए तो, है ना, जगह अभी आजकल हम देखते हैं बहुत महंगी हो गई है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि रहने योग्य जगह बहुत कम है। न रहने योग्य जगह भी है, लेकिन उसमें उस पर कोई डेवलपमेंट नहीं कर पाता। तो आधिक्य है। शीघ्रगामित्व यानी वायु में स्पीड होती है जो कि जल में और धरती में नहीं होती। पंचतत्वों को अगर हम देखेंगे, पंचभौतिक सिद्धांत को, तो पंचतत्वों में वायु जो है वो सबसे चंचल होने के कारण इसमें एक शीघ्रगामित्व होता है। ठीक है, तो इसका एक श्लोक आता है, रुक्ष शीतो लघु सूक्ष्म चलत अनिलः विशदः खर विपरीत गुण द्रव्य मारुत संप्रशम्यति। तो ये जो मैंने गुण बताए ये आपको वात के रोगों में देखने को मिलेंगे। जो भी कोई रोगी है वात का, उसको, उस पेशेंट में आपको ये गुण देखने को मिलेंगे, क्योंकि वायु वहां पर बढ़ा हुआ है। तो वायु बढ़ा है तो उसके गुण भी वहां पर हमें देखने को मिलेंगे। अगर आप उसकी चिकित्सा करना चाहते हैं, ट्रीटमेंट करना चाहते हैं, उपचार करना चाहते हैं, तो आपको इसके विरुद्ध गुण वाले द्रव्य की उपाय योजना करनी पड़ेगी, है ना। जैसे कि शरीर में रुक्षत्व अगर बढ़ जाता है, रूखापन बढ़ जाता है, खुरदरापन बढ़ जाता है ना, विशदता अगर बढ़ जाती है, हम क्या करेंगे? वहां पर तेल का इस्तेमाल करेंगे, स्नेहन करेंगे, है ना। तो वायु की ये मुख्य चिकित्सा समझी जाती है। वैसे बहुत सारी चिकित्सा है, लेकिन उसमें से ये प्रधान चिकित्सा समझी जाती है। ऐसा थोड़ा सा तेल लगाने से खुरदरापन, रुक्षता ये कम हो जाता है। तो हमने क्या किया, अभी शरीर में अगर रूखापन बढ़ा हुआ है तो बाहर से क्या किया हमने, एक ऑयल वहां पर अप्लाई किया। इसलिए वात के रोगों में अधिकतम डॉक्टर उपचार के लिए ऑयल देते हैं। उसके बाद में देखेंगे वायु के प्रकोपित होने के कारण। अब ये जो वायु है वो
प्रकोपित किस कारण से होता है? तो सबसे पहला कारण है वेग रोध अर्थात मलमूत्र छींक आदि 13 अधारणीय वेगों का धारण करना। अभी जो धारण न करने योग्य जो वेग है उसमें है मल, उसमें है मूत्र, उसमें है क्षुधा, उसमें है तृष्णा, छींक, छींक यानी जिसे हम स्नेजिंग करते हैं, छींक। कफीन भी है, कफीन भी रोकने योग्य नहीं है। फिर शुक्र है ना, शुक्र का वेग भी रोकने योग्य नहीं है। फिर निद्रा, ठीक है, अश्रु, ऐसे 13 अधारणीय वेग है। तो इन जनरल हम क्या करते हैं, इन्हें रोकने का प्रयास करते हैं। जैसे मल वेग आया तो काम के कारण, किसी कारणवश हम क्या करेंगे, समय को टालेंगे और फिर सोचेंगे कि 1 घंटे के बाद में हम मल को जाएंगे, मल त्याग के लिए जाएंगे। तो इससे क्या होता है, वायु का प्रकोप हो जाता है शरीर में। अब जैसे आपको रोना है, आपको रोना आ रहा है, लेकिन आप रो नहीं रहे हैं, तो ये भी प्रकृति के लिए गलत रहता है। अगर आप चाहते हैं कि मैं रो, आपने रोना चाहिए, क्योंकि उससे उपचार हो जाता है, जो मन में रहता है वो निकल जाता है। और आयुर्वेद में तो कहा है कि मन का मैल है अश्रु, है ना। मन का मैल क्या है, अश्रु है। तो उन अश्रु को रोकना नहीं चाहिए। वैसे ही भूख को भी रोकना नहीं चाहिए। भूख लगने के बाद में जैसे समय पर खाना खा लेना चाहिए। अगर हम रोक लेते हैं तो उससे भी शरीर में वायु की विकृति पैदा हो जाती है। दूसरा कारण बताया गया है स्वाभाविक इच्छाओं को दबा कर रखना। जो स्वाभाविक इच्छा कौन कौन सी है? 4 तरह की हमारी स्वाभाविक इच्छाएं रहती है, जिसको नेचुरल इंस्टिंक्ट बोला है। आप में से कोई बता पाएगा नेचुरल इंस्टिंक्ट हमारी कौन कौन सी है? चलो बताओ। भक्ति है ना, भक्ति जुड़े हैं यहाँ पर, भक्ति बताएंगे। है कि नहीं है? छोड़ गए मोबाइल चालू करके? नहीं सर, नहीं पता। हाँ बोला करो। नहीं पता सर। पता नहीं, ठीक है। दत्तात्रेय जी तुमको पता है? दत्तात्रेय क्या सर? नेचुरल इंस्टिंक्ट हमारी स्वाभाविक इच्छा। आशा तृष्णा। हेलो सर। बोलिए बोलिए। सर कंफर्म तो नहीं मालूम सर, मगर आशा तृष्णा मनसा। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, आप म्यूट हो जाएंगे। और कोई बताएगा? नरेंद्र, नरेंद्र सर। हाँ, मॅम ने सांगितलं ते त्याच्यावर थोडं अच्छा नहीं पता, चलो। और मैं इसलिए भी चेक करता हूँ कि लोग कभी कभी क्या करते हैं, मीटिंग जैसे ज्वाइन कर लेते हैं और फिर चले जाते हैं कहीं दूसरी जगह। इसलिए मैं बीच बीच में थोड़ा सा आपको पूछते रहता हूँ ताकि आप मोबाइल को छोड़ ना पाएंगे, ठीक है? और शुभांगी मैडम? सर नहीं पता तो नहीं पता है, चलो मैं बता देता हूँ। तो नेचुरल इंस्टिंक्ट है हमारी पहली स्वाभाविक इच्छा। 4 स्वाभाविक इच्छाएं होती है हमारी, 4 स्वाभाविक इच्छा, ऐसे लिख लो आप। स्वाभाविक इच्छा। तो इसमें पहली इच्छा कौन सी होती है? क्षुधा, तृष्णा, भूख और प्यास, ठीक है। जैसे बच्चे का जन्म होता है, डिलीवरी होने के बाद में क्या बच्चा सीखता है किसी से कि स्तनपान कैसे करना है, दूध कैसे पीना है ना? ये तो इंसान के बच्चे को थोड़ा तो भी सिखाना पड़ता है, लेकिन बाकी जानवरों में अगर आप देखते होंगे तो बच्चा जब जन्म लेता है उसके बाद में तुरंत खड़ा होता है और
स्तनपान करना शुरू कर देता है ना। तो क्षुधा और तृष्णा ये हमारी स्वाभाविक इच्छा है, इसको सिखाना नहीं पड़ता हमको, ठीक है, इसलिए इसको स्वाभाविक इच्छा बोला है। नंबर 2 जो है वो है हमारी निद्रा, ठीक है। नींद के लिए किसी को सिखाना पड़ा बचपन से आज तक? नहीं सर। नहीं। क्यों नहीं पड़ा? क्योंकि ये हमारी स्वाभाविक इच्छा है, कोई बोले या ना बोले, हमें ट्रेनिंग मिले या ना मिले, हम है ना नींद आने पर सो जाएंगे। बच्चों में तो बहुत पाया जाता है कि वो 24 घंटे में 30 घंटा सोते हैं। तो क्या उन्होंने ट्रेनिंग ली है 30 घंटे सोने की? नहीं, उनको स्वाभाविकता से आती है और फिर वो सो जाते हैं। तो निद्रा जो है वो दूसरी हमारी स्वाभाविक इच्छा है, नेचुरल इंस्टिंक्ट है ना, स्लीप। नंबर 3 जो है वो है भय। भय यानी डर, हिंदी में डर बोलेंगे, और उसे इंग्लिश में डर को या भय को हम ट्रांसफर नहीं करते, उसको इंग्लिश में जब बोलते हैं तो उसको बोलते हैं डिफेंस, ठीक है, डिफेंस। जैसे हम हमारी सुरक्षा करते हैं, तो अतिरिक्त सुरक्षा करनी हो तो हमें बहुत कुछ सीखना पड़ता है, जैसे बंदूक कैसे चलाए, तलवार कैसे चलाए, चाकू कैसे चलाए, है ना, हाथ पैर कैसे चलाए, उसके बारे में हमें थोड़ा सा सीखना पड़ता है। लेकिन अगर हमारे शरीर पर अगर कोई मच्छर बैठे, उस मच्छर को हम है ना ऐसे एक झापड़ मार के उसको या तो ऐसे ऐसे करके उठा देते हैं। तो हमने क्या किया, इसके बारे में कोई ट्रेनिंग लिया हमने? तो हमने क्या किया, खुद का रक्षण किया, खुद की सुरक्षा की, खुद का डिफेंस किया, है ना। तो जैसे कि हम देखते हैं जानवरों में, है ना, बिल्ली किससे डरती है? कुत्ते से डरती है। कुत्ता किससे डरता है? उससे, और हिंसक पशु होते हैं उससे डरता है। मान लो बाघ से डरता है, बाघ भी डरता है इंसान से। तो हर किसी के भीतर भय है, और वो भय किस लिए रहता है? वो भय अपने को बचाने के लिए रहता है। इसी को योग शास्त्र में अभिनिवेश बोला गया है। आप थोड़ा सा लिख सकते हैं, अभिनिवेश। अभिनिवेश क्या है? पंचक्लेश में से एक क्लेश। ज्यादा खुद के प्रति डिफेंस रहना ये भी गलत है, और अति साहस करके खुद को मरने के लिए छोड़ देना ये भी गलत है ना। अभी वो आप सोनी टीवी के ऊपर देख रहे होंगे, वो एक शो आता है, उस शो में है ना ऐसे ऐसे कृत्य करते हैं लोग कि अति साहस, यानी एकदम इतना भयानक साहस होता है वो कि देखने वाला कभी कभी बेहोश हो जाता है कि ये क्या कर रहा है। देखने वाला देख नहीं पाता, इतना भयानक साहस होता है, वो करने वाला कर लेता है। तो ये जैसे जीवन के लिए खतरे की बात है, ठीक है। कोई सामान्य व्यक्ति नहीं कर पाता, कोई हजारों लाखों में से कोई एक कर लेता है। यानी 100 फुट ऊंची रस्सी इधर से उधर है ना टाइट कर ली है, उसमें से कोई चल रहा है उस रस्सी के ऊपर से, और नीचे कुछ भी नहीं है, खाई है कुछ। तो हर कोई नहीं कर पाता, ये कोई एक विशेष कर लेता है, लेकिन सामान्य में तो ऐसा नहीं देखा जाता, ठीक है। तो सामान्य में ऐसा क्यों नहीं देखा जाता? क्योंकि डिफेंस करना हमारा स्वाभाविक गुण है, हमारी स्वाभाविक इच्छा है, जिसको नेचुरल इंस्टिंक्ट बोलते हैं इंग्लिश में। नेचुरल इंस्टिंक्ट, इंस्टिंक्ट को बोला जाता है इच्छा, और नेचुरल ने स्वाभाविक, ठीक है। नंबर 3 और नंबर 4 रहता है प्रजनन। प्रजनन या फिर इसको मैथुन भी बोला है ना, सेक्सुअल रिलेशन बनाना। तो इसके लिए जैसे मानव को तो अभी ये वीडियो से, यूट्यूब से और इंटरनेट से ऐसे है ना बहुत ही विकृतिदायक कुछ ऐसे प्रदर्शन किया जाता है, उसको गलत सिखाया जाता है इसके बारे में, है ना, सेक्सुअल रिलेशन के बारे में। लेकिन अन्य प्राणियों को कभी कुछ सिखाना पड़ता है रिप्रोडक्शन के लिए, है ना, कि सेक्सुअल एक्टिविटी कैसे करनी है, इसके बारे में कोई सिखाता है उनको? कोई नहीं सिखाता, ठीक है। एक बिल्ली, एक कुत्ता, है ना, जितने भी प्राणी है, घोड़ा, गधा,
है ना, सबके भीतर एक अपने वंश को बढ़ाने की इच्छा रहती है ना। तो ये भी एक मौलिक इच्छा है ना। इसको मूलभूत इच्छा भी कहते हैं, मौलिक इच्छा भी कहते हैं, नेचुरल इंस्टिंक्ट भी कहते हैं, स्वाभाविक इच्छा भी कहते हैं, अलग अलग नामों से हम उसको बोल सकते हैं। तो ये चार जो है ये हमारी नैसर्गिक इच्छाएं है। अभी आप भूलना मत, इसको लिख के रखो। जैसे क्षुधा है, क्षुधा तृष्णा एक में ही लिया गया है उसको, क्षुधा और तृष्णा ये अलग अलग नहीं है ना, एक में ही क्षुधा और तृष्णा, भूख प्यास। फिर नंबर 2 पे आएगा निद्रा, नंबर 3 पे आएगा भय। अब हम भयभीत होते हैं इसलिए तो डिफेंस कर पाते हैं ना, व्यक्तिगत रूप से हम भयभीत हो जाते हैं, डर जाते हैं, इसलिए तो हम खुद को डिफेंस कर पाते हैं। जैसे सांप निकल गया तो हम क्या करेंगे, एक तो उसको मारेंगे, थोड़ी सी शूरता दिखाएंगे, उसको मारेंगे, तो मार के भी आपने क्या किया, उसको डिफेंस किया, या फिर वहां से भाग जाएंगे तो भी आपने क्या किया, दोनों में क्या नजर आता है, डिफेंस नजर आता है। तो ये नंबर 3 पे है। और नंबर 4 पे क्या है, प्रजनन, या फिर उसे मैथुन भी बोलते हैं, ठीक है। या और एक इसको शब्द अगर देते हैं तो संभोग जो है वो नेचुरल इंस्टिंक्ट में आता है, ठीक है। तो इन इच्छाओं को दबाने से भी, जैसे भूख को दबाने से, प्यास को दबाने से, ये तो आधारणीय वेगों में भी आती है, निद्रा को दबाने से, नींद आ रही है और काम करते जा रहे 6 घंटे की नींद लेना पर्याप्त है, लेकिन आप 3 घंटे की नींद ले रहे हैं, 3 घंटे की नींद, क्या हो जाएगा, शरीर में वायु की विकृति पैदा हो जाएगी, वायु प्रकोपित हो जाएगा, ठीक है। निद्रा का सेवन न करने से या फिर अति निद्रा का सेवन करने से भी वायु में दोष आ जाते हैं। अब ज्यादा भयभीत होने से भी, मान लो कभी कभी आप देखते हैं ना, कोई इतना डर गया कि उसका प्राण ही निकल गया। बहुत बार आप कथाएं सुनते हैं, इतना डर गया, या फिर किसी को इतना डराया गया कि वो मर गया, डर के मारे ही मर गया, है ना। कोई अति साहस से मर जाता है, जैसे मैंने कहा ना, वो एक प्रोग्राम चलता है सोनी टीवी के ऊपर, क्या क्या साहस नहीं दिखाते, और फिर वो ऊपर जाएगा और फिसल के मर जाएगा, है ना। तो इससे भी व्यक्तिगत अस्तित्व पर खतरा आ जाता है। अब चौथी जो इंस्टिंक्ट है, प्रजनन या मैथुन, ठीक है, इसका भी सेवन सीमित मात्रा में होना चाहिए। जो अतिव्यय करते हैं, अतिव्यय यानी अति मैथुन का सेवन करते हैं, वो भी मर जाते हैं, और जो बिल्कुल नहीं करते वो भी मर जाते हैं, ठीक है, क्योंकि इच्छाओं को दबा दबा के वायु का प्रकोप हो जाता है, फिर वो भी मर जाते हैं। तो जैसे भूख लगने के बाद में जो कोई ज्यादा खाना खाएगा वो भी मर जाएगा, और जो नहीं खाना खाएगा 4-5 दिन 10 दिन तक वो भी मर जाएगा। वैसे ही जननेंद्रिय के संबंध में अति मैथुन करना भी गलत है, और मैथुन न करना भी एक अवस्था में, जैसे गृहस्थ आश्रम में 25 से लेकर 50 तक गलत हम समझ सकते हैं, ठीक है। हाँ, मन में ऐसी कोई इच्छा नहीं प्रकट होनी चाहिए मैथुन करने की, तो फिर उस वेग को दबाने से जो विकृति आएगी वो नहीं आएगी, लेकिन मन में इच्छा है और फिर उसको दबाते जा रहे हैं, है ना। तो फिर इससे क्या हो जाएगा, वायु का प्रकोप हो जाएगा, फिर आपके घुटने में दर्द होगा, फिर आपके कमर में दर्द होगा, पूरा शरीर बदन में दर्द होगा, आपको बीपी भी हो सकता है, आपको डायबिटीज भी हो सकता है, माइग्रेन भी हो सकता है, सर में भी दर्द हो सकता है, अगर आपने इनको दबाया तो, ठीक है। या फिर इसको ज्यादा आपने प्रकट किया तो भी प्रॉब्लम, अगर पूरा दबा दिया तो भी प्रॉब्लम, ठीक है। तो ये वायु का प्रकोप इससे होता है। इसके बाद में ये तो आपने नेचुरल इंस्टिंक्ट को समझ लिया, और इसका गलत सेवन करने से फिर वायु का प्रकोप होता है, ये भी आपने समझ लिया। इसके आगे फिर बढ़ते हैं। खाए हुए भोजन के पचने से पहले फिर खा लेना, इसको शास्त्र में बोला जाता है, क्या बोला जाता है, अध्यशन बोला जाता है। अध्यशन शब्द लिख लो, अध्यशन। ये शब्द आपने कभी शायद नहीं सुना होगा, किसने सुना है ये शब्द अध्यशन, है ना, दत्तात्रेय जी। नहीं सर।
अनशन सुना है? अनशन, अनशन तो सुना होगा है ना शुभांगी मैडम? अनशन तो सुना होगा आपने शब्द? नहीं सर सुना। अनशन भी नहीं सुना? अन्ना हजारे अनशन पर बैठ गए। ओके। बोलते ना, अन्ना हजारे का अनशन चल रहा है, उपोषण। यानी क्या चल रहा है? हाँ, उनका उपोषण चल रहा है। अनशन को बोलते हैं उपोषण, यानी कुछ न खाना, और अध्यशन को बोलते हैं खाते ही रहना, बार बार खाते रहना। अभी खाया फिर खाना, अभी खाया फिर खाना, है ना, एक एक घंटे के बाद में खाना। वैसे एक आयु के 25 के बाद में व्यक्ति ने 2 बार या अधिकतम 3 बार ही खाने के लिए मुंह खोलना चाहिए, इससे ज्यादा नहीं खाना चाहिए। अध्यशन होने से फिर उस व्यक्ति में वायु का प्रकोप हो जाता है। खाना खाने के बाद अगर वो पचता नहीं और उसके ऊपर भी खाया जाता है तो फिर प्रॉब्लम आती है। अभी हम हाई सोसाइटी में ये प्रॉब्लम बहुत ज्यादा देखते हैं, क्योंकि उनके घरों में खाने के लिए बहुत सारी चीजें और टेस्टी चीजें होती हैं। फिर अगर समय है तो फिर क्या करेंगे, आओ ले आओ खा लेते हैं। अभी लोगों का मिडिल क्लास के लोगों में ऐसे लोगों का क्या होता है, चाय के बारे में अनशन अध्यशन हो जाता है। सुबह एक चाय पी जाते हैं, फिर और एक 7-8 बजे चाय पी जाते हैं, फिर 10 बजे चाय पी जाते हैं, फिर ऑफिस में जाने के बाद में 2 बजे चाय पी जाते हैं, फिर 4 बजे और चाय पी जाते हैं, फिर घर पे आते हैं चाय पी जाते हैं, फिर घर पर कोई मेहमान आए तो उसके साथ चाय पी जाते हैं, फिर सोते समय भी चाय पी जाते हैं, 8-10 बार चाय पी। अरे भाई, जीवन का उद्देश्य कभी खाना पीना नहीं है, जीवन का उद्देश्य धर्मार्थ काम मोक्षाणाम आरोग्यमिति उपलब्धम। धर्म अर्थ काम और मोक्ष की प्राप्ति, ये जीवन का उद्देश्य है, और उसके लिए शरीर का संतुलित होना आवश्यक है। और शरीर का संतुलन है ना, ठीक तरह से खाने से हो सकता है। आप ज्यादा खाओगे तो मर जाओगे। मराठी में म्हण आहे, मराठी मध्ये, अति खाने मसनात जाने। क्या बोलते हैं लोग, ज्यादा खाओगे तो स्मशान भूमि में चले जाओगे। इसलिए खाते समय सोचना कि सही में मुझे आवश्यकता है कि नहीं है। मैं खा तो रहा हूं लेकिन आवश्यकता है कि नहीं है। यूं तो लोग आवश्यकता नहीं है फिर भी खाए जा रहे हैं, ठीक है। यूं तो जब हम किसी के घर पर मेहमान बन के जाते हैं तो बहुत बार हम खा के ही कुछ जाते हैं, फिर वहां पर हमें बिना पूछे, अभी तो आजकल पूछने की प्रथा बन गई है, लेकिन किसी किसी घर में बिना पूछे नाश्ता बनाकर हमारे सामने लाया जाता है। फिर हम नहीं खाएंगे तो उनको गुस्सा भी आ सकता है, इसलिए हम खा लेते हैं। भूख नहीं फिर भी खा रहे हैं, 1 घंटे पहले का है फिर भी खा रहे हैं, है ना। चाय की प्रतिष्ठा तो ऐसी ही बन गई पूरे भारत में, इतनी चाय पिलाई जाती है और पी जाती है कि उसके बारे में सोचो। जबरदस्त चाय पी जाती है और उससे भी अध्यशन हो जाता है। एक चाय एक खाने के बराबर है। अगर आप 8 बार चाय पी रहे हैं और 4 बार खाना खा रहे हैं तो आप 12 बार खाना खा रहे हैं, और उसका भुगतान आपको करना पड़ेगा अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो, ठीक है। इसके बाद में और अगला कारण है रात को देर तक जागते रहना, ठीक है, निशाचर बन जाना। ये शब्द आप लिख सकते हैं, निशाचर, यानी रात को जागकर जैसे कुछ काम करना या फिर स्टडी करना। आज के बच्चों को तो मैं देखता हूँ, जितने जो स्टूडेंट है ना, अभी स्कूल गोइंग कॉलेज गोइंग स्टूडेंट, मेरे पास एक डॉक्टर साहब है मेरे गांव की तरफ, उनकी लड़की यहाँ पर अकोला में पढ़ती है। तो लड़की मेरे पास आई, उसकी मैंने दिनचर्या पूछी। मैंने बोला, उसको सर में दर्द था, उसको माइग्रेन की शिकायत थी, माइग्रेन, और उसका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत कम था। उसने शिकायत की मुझसे कि डॉक्टर साहब मुझे माइग्रेन है, कॉन्फिडेंस लेवल बहुत कम है, मैं कुछ कर नहीं पाती, सोच के भी मैं कुछ नहीं पाती। तो मैंने उसको पूछा कि तुम्हारी दिनचर्या कैसी हो, पहले बोलो। अब मेरा पहला सवाल पेशेंट से रहता है कि आप जागते कितने बजे है ना, नींद से कब जागते हैं? तो उसने बोला, डॉक्टर साहब मैं नींद से 9 बजे जागता हूँ। मैंने बोला 9 बजे क्यों जागते हैं, सोते कितने बजे? बोले डॉक्टर साहब मैं 3 बजे सोती हूँ। मैंने बोला क्यों, ऐसा क्यों करते हो? बोले डॉक्टर साहब मैं पढ़ाई करती हूँ।
मैंने बोला बोलिए विकृत दृष्टिकोण से आप पढ़ाई क्यों करते हो? बोले ये आदत है मेरी। मैं और मेरी जितनी भी सहेलियां हैं हम क्या करते, 3, 3:30, 4 बजे तक हम पढ़ाई करते हैं और फिर 3, 4 बजे सो जाते हैं, तो 9, 10, कभी 12 बज जाते हैं उठने के लिए। अभी कोरोना का समय था तो कॉलेज भी नहीं था, इसलिए बच्चे 3 बजे तक वो पढ़ती थी और 12 बजे उठती थी, कभी 10 बजे उठती। ठीक है, तो रात को जागने से उसके शरीर में वायु का प्रकोप हो गया और उसके कारण उसके सर में दर्द होने लगा। फिर मैंने बोला कि आपको शाम को रात जैसे 9-10 बजे सोना पड़ेगा और सुबह आपको 4, 4:30 बजे उठना पड़ेगा। बोले डॉक्टर साहब ये तो मुश्किल है। मैंने बोला फिर तुम्हारा ट्रीटमेंट भी मुश्किल है। फिर मैंने उसको हिस्ट्री में पूछा कि आपने कितने साल तक इसका ट्रीटमेंट किया? बोले डॉक्टर साहब इसका मैंने ट्रीटमेंट MBBS, MD, DM जो रहते हैं न्यूरोलॉजिस्ट उनके पास में मैंने 2.5 साल तक ट्रीटमेंट किया। मैंने बोला ठीक हुआ? बोले नहीं ठीक नहीं हुआ, इसलिए तो आपके पास आ गई। मैंने बोला क्यों ठीक नहीं हुआ? बोले मुझे नहीं पता, डॉक्टर साहब ने तो बहुत अच्छी अच्छी गोलियां दी, जब मैं गोलियां खाती थी मुझे रिलीफ था, जब गोलियां बंद हो गई फिर से तकलीफ शुरू हो गई। मैंने बोला उन्होंने कहा था कि आपको जैसे 10 बजे सोना है, सुबह 4 बजे 5 बजे उठना है। तो बोले ऐसे तो नहीं कहा। मैंने बोला आपने दिनचर्या ही नहीं बदली तो फिर आप ठीक कैसे होंगे? तो वो बोली कोई दवा खा के हम ठीक नहीं हो सकते। मैंने बोला नहीं, दवा खा के आपको रिलीफ हो सकता है लेकिन आप ठीक नहीं हो सकते। बोले फिर उसके लिए क्या करना पड़ेगा? मैंने बोला मेरी ट्रीटमेंट अगर लेनी है तो पहली कंडीशन रहेगी आपको 10 बजे सोना पड़ेगा और फिर सुबह 4-5 बजे पढ़ाई के लिए उठना पड़ेगा। अगर करना चाहते हैं पढ़ाई तो सुबह उठ के करो, स्मरण में भी बहुत अच्छा रहता है। तो बोले कोशिश करूंगी, अगर हुआ तो बोलेंगे। फिर उसको मैंने बहुत अच्छा काउंसलिंग किया, उसको वो बात समझ में आ गई। मैंने बोला प्रकृति को सिंक्रोनाइज करो तो ज्यादा आप स्वस्थ रहोगे, ऐसे विकृति का प्रदर्शन मत करो। 3 बजे सोना और फिर 9-10 बजे उठना, ये विकृति है, ये प्रकृति नहीं है। जिनके भी बच्चे रात को 1-2 बजे तक जागते हैं और सुबह 9-10 बजे तक सोते हैं उनका कोई भविष्य नहीं, कोई भविष्य नहीं उनका। ठीक है, शास्त्र बोलता है ये बात, मैं नहीं बोल रहा हूं, ये कोई भविष्य नहीं है उनका, क्योंकि जब वो अपने जीवन में चरम सीमा पर होंगे, प्रगति के चरम सीमा पर, उनका स्वास्थ्य उनको इतना धोखा देगा कि किया धराया सब के ऊपर पानी फिर जाएगा। ठीक है, तो ऐसे मैंने कितने सारे लोग, स्वामी विवेकानंद है ना, कितने सारे महात्मा भी थे लेकिन प्रकृति ने उनको माफी नहीं दी। भले ही वो बड़े विद्वान थे लेकिन प्रकृति ने उन्हें माफी नहीं दी। जिन्होंने प्रकृति के साथ अत्याचार किया, जिन्होंने नैसर्गिक जितने भी नियम है उसके प्रति अपना व्यवसाय शुरू कर दिया, उनको प्रकृति ने कभी माफ नहीं किया। बीच में ही उनके जीवन में बड़ा ठेस आ जाता है, फिर इतना दवाखाना लग जाता है कि वो है ना वैसे ही मर जाते हैं, गोलियां खा खा के ही मर जाते हैं। ठीक है, तो मैं क्या, कुछ तो भी बात थी मैं कर रहा था। ठीक है, हाँ, तो सुबह देर से उठना और रात को देर से सोना, जो भी करेगा उसका कोई भविष्य नहीं होगा। एक बार गरीब का भविष्य हो सकता है, जिसके घर में खाने के लिए कोई दाना नहीं है उसका भी भविष्य है, भिखारी का भी भविष्य है। ठीक है, जो भिखारी है बाहर घूम रहा है ना, वो अगर प्रयास करेगा तो उसका भी भविष्य है। लेकिन जो रात को देर से सोता है और सुबह देर से उठता है उसका कोई भविष्य नहीं। ठीक है, ये बात ध्यान में रखना। और आप में भी अगर ये गलत आदत है तो इसको आप तुरंत लोगे, तुरंत नहीं होता तो थोड़ा थोड़ा करके 15-20 दिन में आप आदत डालते हुए सुबह उठने की कोशिश करोगे, रात को समय पर सोने की कोशिश करोगे। ठीक है, तो आज के रोग इसके कारण ही होते हैं, रात को जागने से, दिन में सोने से। उसके बाद में ऊंचा बोलना। ठीक है, ऊंचा बोलना, तो इसको हम आप ये टाइटल डाल के रखो, या अगले लेक्चर में समझेंगे इसको, ऊंचा बोलना, इससे कैसे वायु का प्रकोप होता है, कैसे रोग होते हैं।
अभी जो मैंने पढ़ा है इसके ऊपर आपको कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं आप। सर चौथा इस्टिंग सांगा ना परत, मला कॉल येऊन गेला नेमकं तेव्हाच. हाँ, किससे आंसर क्वेश्चन किसने पूछा? नरेंद्र सर ने। नरेंद्र बोलतोय सर. ओके, तो 4 इंस्टिंक्ट में चौथी जो हमारी मौलिक और स्वाभाविक इच्छा रहती है वो रहती है प्रजनन की, अपने वंश को बढ़ाने की, या फिर उसे पर्यायी शब्द में मैथुन बोला है, संभोग बोला है। जैसे कि अति व्यय यानी मैथुन का अति सेवन करना भी जीवन के लिए गलत होता है ना। अभी पहले मुझे संकोच होता था इसके संबंध में कुछ बात करते समय, लेकिन अब मैं डॉक्टर हूँ इसलिए मेरे पास बहुत सारे पेशेंट आते हैं और वो बोलते हैं डॉक्टर साहब संबंध करने में बहुत सारा प्रॉब्लम आता है ना, मैथुन करने में प्रॉब्लम आता है। मैंने बोला फिर आप कितने दिन में मैथुन करते? बोले रोज मैथुन करते। मैंने बोला रोज मैथुन करते, कितने दिन से कर रहे? बोले 2 साल से, 4 साल से, 5 साल से रोज मैथुन कर रहे। मैंने बोला आप तो मर जाओगे फिर। ठीक है, शरीर में जो सप्त धातुओं का सार रहता है वो शुक्र रहता है और उसके बिंदु से अष्ट बिंदुआत्मक बोझ तैयार हो जाता है। आप तो उस बोझ को रोज बहा रहे हैं शरीर के बाहर, कैसे आप जियोगे फिर? तो बोले हाँ डॉक्टर साहब, तब से फिर कॉन्फिडेंस लेवल भी कम हो गया है, फिर याददाश्त भी कम हो गई है, फिर बहुत सारे मुझे अच्छा ही नहीं लगता है, फिर रोग भी हो गए हैं मुझे बहुत सारे। मैंने बोला भाई आप एक नियम बनाओ और मैथुन का सेवन है ना अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा ऋतु के अनुसार करना होता है। जैसे कि वर्षा ऋतु में 7 या 15 दिन के बाद, ग्रीष्म ऋतु में 15 दिन या महीने के बाद और हेमंत ऋतु में 3 या 5 दिन के बाद, ऐसे आयुर्वेद में बोला है। तो मैं अधिकतर लोगों से सुनता हूं तो वो अति व्यय के है ना रोगी होते हैं। अति व्यय यानी फ्रीक्वेंटली मैथुन करना इसको बोला जाता है, तो ये भी गलत है और न करना भी गलत है। ठीक है, यानी 5-5, 6-6 महीने तक अगर आप मैथुन नहीं करते, आपका अगर गृहस्थ जीवन है तो ये कुछ एक स्पेसिफिक और एक विशेष व्यक्ति की बात अलग है। आपके भीतर फिर इच्छा भी नहीं होनी चाहिए उस बात की। हाँ, इच्छा होती है और फिर आप उस बात को दबा रहे हैं तो ये गलत बात है। उससे क्या हो जाता है, रोग पैदा हो जाते हैं। तो इसीलिए तो अध्यात्म का और स्पिरिचुअलिटी का महत्व है। स्पिरिचुअलिटी क्यों बताई जाती है कि कामनाओं के प्रति, वासनाओं के प्रति, तृष्णाओं के प्रति हम आकर्षित नहीं होने चाहिए, और आकर्षित हो गए तो उसका फिर एक सम्यक उसका भोग भी होना चाहिए। अगर वो नहीं होता है तो फिर वायु की विकृति आपके शरीर में आ सकती है। अगर आप उसका निवारण ना करें, है ना, जैसे जिसको पानी की प्यास है और आप उसको घी पिला रहे हैं तो क्या उसकी प्यास बुझेगी? नहीं बुझेगी। अरे उसको पानी की प्यास है, आप घी क्यों पिला रहे हैं उसको पानी की प्यास है, आप उसको है ना छाछ पिला रहे हो, उसकी प्यास नहीं बुझेगी। पानी की प्यास पानी से बुझती है, घी की प्यास घी से बुझती है। इसलिए जो नेचुरल इंस्टिंक्ट है इसके बारे में बहुत ही सावधान रहना पड़ता है कि इसका अतियोग भी नहीं होना चाहिए और अयोग भी नहीं होना चाहिए और मिथ्या योग भी नहीं होना चाहिए। इसका क्या होना चाहिए, सम्यक योग होना चाहिए। लिखो आप, अब ये स्वाभाविक दृष्टि से मेरे अंदर से आ गया। योग है ना, कितने प्रकार के योग होते हैं? अति योग होता है। अति योग यानी आवश्यकता से अधिक सेवन करना, उसको बोलते हैं अति योग। इससे भी प्रकृति खराब हो जाती है। दूसरा है अयोग, यानी जितना सेवन करना चाहिए, जैसे कि पानी कितना पीना चाहिए, एक 60 किलो वजन वाले व्यक्ति 3 लीटर पानी पीना चाहिए, लेकिन वो पी रहा है 1 लीटर, तो क्या हो जाएगा, उसकी प्रकृति में फिर दोष आ जाएंगे। तो या फिर नहीं पी रहा है, कुछ लोग तो 1 गिलास ही पानी पी लेते हैं, न के बराबर पानी पी जाते हैं, उससे किडनी फेल हो जाती है, तो उसको बोलते हैं अयोग। और मिथ्या योग यानी क्या होता है, गलत समय पर विषय का सेवन करना, है ना, भोजन के समय पर भोजन न करना, और भोजन का समय नहीं है तभी भोजन कर लेना, भोजन के बाद बहुत सारा पानी पीना, ठीक है,
और मैथुन के बारे में अगर कहा जाए तो प्रातः काल या फिर दोपहर में मैथुन का सेवन करना ये गलत बात होती है। शास्त्र के अनुसार मैथुन का सेवन रात को ही होना चाहिए और मध्य रात को भी नहीं होना चाहिए। इसके बारे में बहुत कुछ रूल्स रेगुलेशन है, लेकिन वो हमारा मेन टॉपिक नहीं है। लेकिन आयुर्वेद में इसके ऊपर बहुत कुछ बताया गया है। सामान्य लोगों को इसके बारे में कुछ भी पता नहीं रहता है। मनोभूतम समाचरेत, मन को जैसे लगता है वैसे लोग बर्ताव करते हैं, है ना। मनोभूतम समाचरेत, मुझे जैसे लगेगा वैसे मैं बर्ताव करूंगा। फिर इससे तो क्या हो जाएगा, आप रोगी हो जाओगे। ठीक है, तो आपको जैसे लगता है वैसे आप बर्ताव नहीं कर सकते, वैसे आप आचरण नहीं कर सकते। शास्त्र जो बोलेगा उसके अनुसार आपका आचरण होगा। शास्त्र जैसे बोलेगा वैसे उसके अनुसार आपका भोजन होगा। शास्त्र जैसे बोलेगा उसके अनुसार आपकी निद्रा होगी। ठीक है, आप अपने मन के अनुसार ना तो निद्रा ले सकते हैं, आप अपने मन के अनुसार ना तो भोजन ले सकते हैं, और ना ही आप अपने मन के अनुसार मैथुन का सेवन कर सकते हैं। जो चीजें शास्त्र में बताई है उसके अनुसार करोगे तो आपके प्रकृति में संतुलन स्थापित रहेगा। तो हमें ना तो अतियोग चाहिए, ना तो अयोग चाहिए, ना तो मिथ्या योग चाहिए। हमें अगर चाहिए तो सम्यक योग चाहिए। और सम्यक योग इसका गमन वही व्यक्ति कर पाता है जिस व्यक्ति को पर्याप्त ज्ञान है। ठीक है, पर्याप्त ज्ञान जिस व्यक्ति को है वही सम्यक योग अपने जीवन में ला सकता है। तो मैं देखता हूँ कहीं पर अति योग है, कहीं पर अयोग है, कहीं पर मिथ्या योग है, और भी एक शब्द इस्तेमाल किया जाता है विषम योग। ठीक है, विषम योग, कहीं पर विषम योग दिख रहा है, सम्यक योग तो दिख ही नहीं रहा, बहुत कम जगह पर दिख रहा है। ठीक है, तो आर यू सेटिस्फाइड नरेंद्र सर? तर खूप छान, एकदम म्हणजे खूप चांगली माहिती मिळाली। आणि या टॉपिकवर उलट तुम्ही एक सेशन जर चांगलं घेतलं तर खूप फायदा होईल। आणि सर लिंक थोडी लवकर मिळाली ना तर आमच्या पण बाकी स्टुडंटला देता येते मला। पण मला सॉरी मी लग्नात असल्यामुळे मी पाहिली नाही, मला लिंक शेअर नाही करता आली बाकी ठिकाणी। अच्छा, आणि मी तुमचा लेक्चर मी 99% मिस करत नाही। खूप ज्ञानवर्धक लेक्चर असतं, खूप शिकायला मिळतं। तर तुम्ही आमच्यासाठी वेळ देतात आणि खूप चांगलं ज्ञान दिलं आणि खूप मस्त सॅटिस्फॅक्शन केलं, त्याबद्दल खरंच धन्यवाद। थैंक यू। चलो, कलयुग उपस्तंभ में आहार निद्रा और ब्रह्मचर्य के बारे में जब लेक्चर मैं दूंगा तब इसके ऊपर और मैं फोकस करूंगा। इसके प्रति शास्त्र क्या बोलता है, विशेषकर जो आयुर्वेद शास्त्र है, तो आयुर्वेद शास्त्र की इसके प्रति क्या ओपिनियन है आहार विहार और आहार निद्रा और ब्रह्मचर्य के प्रति, तो उसके बारे में आपको मैं बताऊंगा आगे चल के। ठीक है, अभी लेफ्ट हो जाएंगे आप सभी। थैंक यू। उसमें लोगों की आईडी करे तो